20 मई 1916 दक्षिण जॉर्जिया द्वीप पर एक व्हेलिंग स्टेशन पर अचानक 3 आदमी दिखाई देते हैं, जिनके बारे में समझा जाता था कि वे बहुत पहले मर चुके हैं। उनकी दाढ़ी काफी बड़ी हो चुकी थी, उनके कपड़े फटे हुए थे और ठंड तथा धूप के कारण उनके चेहरे काले पड़ गए थे। हालत इतनी खराब थी कि वहाँ मौजूद कोई भी व्यक्ति उन्हें पहचान नहीं पाया। आप कैसे पहचानेंगे? क्योंकि ये तीनों लोग 532 दिन पहले मृत पाए गए थे। क्या वह जोगोस है? 25 साथियों ने एक जहाज पर सवार होकर अंटार्कटिका की खोज के लिए प्रस्थान किया, जो दुनिया का सबसे ठंडा और सबसे खतरनाक स्थान है। उनका सपना था कि वे वेडेल सागर के तट तक पहुँचें और पूरे अंटार्कटिका को पैदल पार करें, यानी एक ऐसा करतब जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। लेकिन अंटार्कटिका की बर्फीली दुनिया ने सब कुछ बदल दिया। जल्द ही वे ऐसी परीक्षाएं लेने लगे जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कुछ ही महीनों में वेडेल सागर में बर्फ की चादरें इतनी मोटी हो गईं कि उनका जहाज बर्फ में फंस गया और एक दिन उनकी आंखों के सामने वह समुद्र की गहराइयों में जा समाया। इस तरह 28 लोग दुनिया के सबसे ठंडे और सबसे सुनसान इलाके में फंस गए, जहां चारों तरफ बर्फ, तूफान और मौत का सन्नाटा था। ऐसे खतरनाक समय के दौरान उन्हें महीनों तक तैरती बर्फ पर रहना पड़ा। कुछ ही पलों में उनके पास भोजन और पानी खत्म हो गया और जीवित रहने के लिए उन्हें ऐसे फैसले लेने पड़े जिनके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाती है। अपनी जान बचाने के लिए उन्हें अपने साथ लाए कुत्तों को भी वापस लाना पड़ा। यह कहानी केवल एक अभियान की नहीं है, बल्कि यह मानवीय साहस, नेतृत्व और उत्तरजीविता की उस हद तक की कहानी है जहां जीवन और मौत के बीच की दूरी हर दिन एक गलत कदम जितनी ही होती है। तो आइए एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं जहां मौत हर मोड़ पर थी और जहां दुनिया की सबसे बड़ी उत्तरजीविता कहानी शुरू हुई, जिसने साबित कर दिया कि जब एक इंसान हार मानने से इनकार कर देता है तो दुनिया हार मानने से इनकार कर देती है। तब सबसे कठिन परिस्थितियां भी उसके सामने झुक जाती हैं। अंटार्कटिका, जो पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, इस धरती के 7 महाद्वीपों में से एक है, जो इस धरती का सबसे ठंडा और सबसे कठिन स्थान है। अंटार्कटिक महासागर से घिरा यह क्षेत्र लगभग पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। यहाँ की ठंड इतनी खतरनाक है कि कई स्थानों पर तापमान -50 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ इसे मनुष्यों के लिए लगभग असंभव स्थान बना देती है। लेकिन इस खतरे ने कुछ लोगों में उत्साह पैदा कर दिया। ऐसे ही एक एंग्लो आयरिश खोजी थे, अर्नेस्ट शैकल्टन, जिनके दिमाग में अंटार्कटिका पहुंचने का सपना एक जुनून की तरह था। उन्होंने 1901 में अंटार्कटिका पहुंचने की कोशिश की, लेकिन बहुत खराब मौसम और कठिन परिस्थितियों के कारण उन्हें लगभग 750 किलोमीटर पहले ही लौटना पड़ा। वे 1907 में 2000 किलोमीटर तक पहुंचे, लेकिन इस बार भी उन्हें अंटार्कटिका से केवल 150 किलोमीटर दूर से ही लौटना पड़ा। हालांकि इसे उस समय का फादर साउथ रिकॉर्ड माना गया, जिससे अर्नेस्ट शैकल्टन बहुत लोकप्रिय हो गए और उन्हें यूनाइटेड किंगडम के राजा एडवर्ड सप्तम द्वारा नाइट की उपाधि से सम्मानित किया गया, जिसके बाद वे सर अर्नेस्ट शैकल्टन कहलाने लगे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी उनके अंदर की बेचैनी और अंटार्कटिका पहुंचने की ललक उन्हें चैन से नहीं सोने दे रही थी। ऐसे में 1913 में सर अर्नेस्ट शैकल्टन ने फिर से अंटार्कटिका अभियान की योजना बनाई, जिसका नाम था इंपीरियल ट्रांस अंटार्कटिक अभियान। उन्होंने घोषणा की, इस बार हम न केवल अंटार्कटिका पहुंचेंगे, बल्कि हम पूरे अंटार्कटिका को पैदल पार करेंगे। उनकी योजना थी कि उनका जहाज पहले दक्षिण जॉर्जिया द्वीप पहुंचे और फिर वहां से वेडेल सागर को पार करे। पार करते हुए वे अंटार्कटिका के तट पर वासल बे तक जाएंगे। उसके बाद वे और उनकी टीम दक्षिणी ध्रुव के रास्ते पूरे अंटार्कटिका को पैदल पार करके रॉस सागर तक पहुंचेंगे। इसके बाद अर्नेस्ट शैकल्टन ने इस यात्रा के लिए फंड जुटाकर एक नॉर्वेजियन निर्मित जहाज खरीदा,
जिसका नाम रखा एंड्योरेंस। एंड्योरेंस एक 3 स्टूल वाला सेलिंग जहाज था, लेकिन इसे गति देने के लिए इसमें एक कोयले से चलने वाला भाप इंजन भी लगाया गया था और यह जहाज हल्की पैक बर्फ के बीच से भी रास्ता बना सकता था। इसके बाद शैकलटन ने एक अखबार में विज्ञापन छपवाया। उस अखबार का विवरण था मेन वांटेड फॉर हैजार्डस जर्नी। इसमें स्पष्ट लिखा था, आपको महीनों तक कड़ाके की ठंड, बर्फीले तूफानों और अंधेरे का सामना करना पड़ेगा और घर वापस जाने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इस खतरनाक यात्रा को पार करना है। दुनिया भर से 5000 आवेदन आए और अर्नेस्ट शैकलटन ने उनमें से केवल 27 को चुना। उनकी चुनी गई टीम में नाविक, बढ़ी नौसेना अधिकारी, डॉक्टर और इंजीनियर शामिल थे। इसके अलावा इन 27 लोगों में से 6 वैज्ञानिक थे जो अंटार्कटिका में वैज्ञानिक अनुसंधान करने जा रहे थे। लेकिन यह मिशन जितना बड़ा था उतना ही खतरनाक भी था। उस युग में जीपीएस, सैटेलाइट नेविगेशन या आधुनिक संचार कुछ भी नहीं था। दिशा और दूरी का अनुमान लगाना 100% गलत होता था। यह केवल मानचित्र और सेक्सटेंट जैसे उपकरणों के साथ किया जाता था। एक छोटी सी गलती उन्हें सैकड़ों किलोमीटर भटकाकर गलत दिशा में ले जा सकती थी। उसी बीच दुनिया में प्रथम विश्व युद्ध भी शुरू हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद अर्नेस्ट शैकलटन मिशन से पीछे नहीं हटे। अंततः एंड्योरेंस जहाज 8 अगस्त 1914 इंग्लैंड के प्लायमाउथ से रवाना हुआ। हालांकि असली यात्रा तब शुरू हुई जब जहाज लगभग 3 महीने की यात्रा के बाद दक्षिण जॉर्जिया द्वीप पहुंचा। यह अंटार्कटिका से पहले आखिरी मानव बस्ती थी। यहाँ के नॉर्वेजियन नाविकों ने शैकलटन को चेतावनी दी, इस साल समुद्री बर्फ पहले से कहीं अधिक मोटी और खतरनाक है, यहाँ तक कि उन्होंने इस अभियान को मानव बस्ती कहा। लेकिन शैकलटन ने आगे बढ़ने का फैसला किया। उसके बाद 5 दिसंबर 1914 को एंड्योरेंस जहाज दक्षिण जॉर्जिया के व्हेलिंग स्टेशन से तूफानी समुद्र को छोड़ता है और दुनिया के सबसे खतरनाक और रहस्यमयी महाद्वीप अंटार्कटिका के लिए प्रस्थान करता है। इस जहाज पर सर अर्नेस्ट शैकलटन के अलावा 27 क्रू सदस्य, 69 कुत्ते और 1 बिल्ली सवार थे। इसके अलावा जहाज पर भोजन, पानी, सुरक्षा उपकरण और 3 लाइफ बोट भी रखी गई थीं। कुत्तों को सामान खींचने के लिए बर्फ पर रखा गया था। मिशन की कमान सर अर्नेस्ट शैकलटन के हाथों में थी, जबकि फ्रैंक वाइल्ड दूसरे कमांडर की भूमिका में थे। कप्तान फ्रैंक वोर्सली थे, जबकि अभियान के दृश्य रिकॉर्ड की जिम्मेदारी फोटोग्राफर कैमरामैन फ्रैंक हर्ले पर थी। कुछ ही दिनों बाद एंड्योरेंस दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री क्षेत्रों में से एक वेडेल सागर में प्रवेश करता है। आसमान में बादल थे और सूरज का कोई निशान नहीं था, लेकिन इसके बावजूद जहाज का माहौल बहुत सुहावना था और क्रू सदस्य एक दूसरे पर हंसने में व्यस्त थे। यहाँ से उन्होंने एक ऐसी यात्रा शुरू की जो रोमांच और खतरे से भरी थी और जो एक ऐसी उत्तरजीविता कहानी बनने जा रही थी जो न कभी सुनी गई थी न देखी गई थी। वेडेल सागर एक समुद्री क्षेत्र है जो 3 तरफ से अंटार्कटिका से घिरा हुआ है। इस कारण समुद्र की तलहटी पर बर्फ की मोटी परतें होती हैं। व्हेलिंग स्टेशन छोड़ने के केवल 2 दिन बाद एंड्योरेंस चारों तरफ से बर्फ के टुकड़ों में फंसने लगा, जिससे उसकी गति कम हो गई। जैसे जैसे दिन बीतते गए बर्फ और मोटी होती गई। परिणाम स्वरूप दक्षिण जॉर्जिया द्वीप छोड़ने के केवल 9 दिन बाद एंड्योरेंस चारों तरफ से बर्फ के टुकड़ों में फंसने लगा। 14 दिसंबर को जहाज 24 घंटे तक फंसा रहा, लेकिन किसी ने उम्मीद नहीं खोई। शैकलटन को उम्मीद थी कि यह बर्फ कुछ ही दिनों में पिघल जाएगी और वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने सोचा था। लगभग 8 दिनों बाद 22 दिसंबर को रास्ते की बर्फ पिघलने लगती है। उसके बाद जहाज फिर से आगे बढ़ता है और अगले 2 हफ्तों तक जहाज दक्षिण की ओर बढ़ता रहता है। जल्द ही 10 जनवरी 1996, 1996 जैसा मूल पाठ में है को जहाज अंटार्कटिका के तट के पास पहुंच गया और उसका गंतव्य केवल 100 किलोमीटर दूर था। 15 जनवरी को एंड्योरेंस एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां समुद्री बर्फ बहुत मजबूत दिख रही थी। क्रू ने सोचा यदि आवश्यक हो तो उस पर चढ़कर आगे बढ़ा जा सकता है,
लेकिन शैकल्टन ने सोचा उनका असली लैंडिंग बिंदु वाहसेल बे अभी भी दक्षिण में है, इसलिए वे एंड्योरेंस को दक्षिण की ओर ले गए। लेकिन वास्तव में वे अपने लक्ष्य के काफी करीब थे। शैकल्टन ने अपनी स्थिति का गलत अनुमान लगा लिया था, एक गलती जो जल्द ही उसके और उसके क्रू के जीवन को नरक बना देगी। इस गलत अनुमान ने जहाज को और भी सघन बर्फ वाले क्षेत्र में डाल दिया। इस बीच 17 जनवरी की शाम तक मौसम ने अचानक करवट बदली। तेज हवाओं ने जहाज को उसके रास्ते से भटका दिया और एंड्योरेंस धीरे धीरे उत्तर पूर्व की ओर बहने लगा, अपने स्थान से लगभग 23 किलोमीटर दूर, और बर्फ की परतें फिर से मोटी होने लगी। अब स्थिति यह थी, जब हवा चलती जहाज गलत दिशा में बह जाता और जब मौसम शांत होता बर्फ उसे रोक देती। यह कई दिनों तक चलता रहा और अंततः 14 फरवरी को शैकल्टन ने कोयला बचाने के लिए जहाज का इंजन बंद कर दिया और क्रू को बर्फ काटकर रास्ता बनाने का आदेश दिया। सभी ने कई दिनों तक बर्फ काटने की कोशिश की, लेकिन रास्ता नहीं बन पाया और बर्फ नहीं कट सकी। बर्फ लगातार जहाज को अपनी गिरफ्त में ले रही थी। अब अंटार्कटिका में एक लंबी अंधेरी सर्दी आने वाली थी, इसलिए शैकल्टन चिंतित थे, यदि जहाज यहाँ फंस गया तो हमें पूरी सर्दी बर्फ में बितानी पड़ेगी। सर्दियों में यहाँ महीनों तक सूरज नहीं दिखता, बर्फ मोटी हो जाती है और उसके दबाव से जहाज टूट सकता है। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी शैकल्टन कुछ नहीं कर सके। जहाज बर्फ में फंस चुका था और खुला समुद्र बहुत दूर था। अंततः 24 फरवरी 1915 को शैकल्टन ने आगे बढ़ने की कोशिश बंद करने और पूरी सर्दी यहीं बिताने का फैसला किया। सभी कुत्तों को जहाज से उतारकर बर्फ पर बने डॉग लूज में स्थानांतरित कर दिया गया और जहाज के अंदरूनी हिस्से को सर्दी के लिए उपयुक्त बनाया गया। शैकल्टन को इस क्षेत्र में 3 साल पहले एक चमत्कार की उम्मीद थी, जब खोजी विल्हेम फिल्चनर का जहाज इस क्षेत्र में आया था। शैकल्टन भी ऐसे ही एक चमत्कार की आशा में इंतजार करने लगा और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस अवधि के दौरान टीम का मनोबल न गिरे, उसने सभी के लिए तरह तरह की गतिविधियां आयोजित की, जिनमें क्रू के लिए चांदनी सैर भी शामिल थी। जहाज पर छोटे छोटे नाटक और खेल होते थे और कुत्तों की दौड़ भी कराई जाती थी, ताकि सबका मन लगा रहे और किसी का साहस न टूटे। लगभग 6 से 7 महीने ऐसे ही बीत गए, लेकिन इसके बावजूद स्थिति में सुधार होने के बजाय यह और खराब होने लगी। जहाज एंड्योरेंस के चारों ओर की बर्फ टूटने लगी और उस पर दबाव डालने लगी। इस बीच एक दिन आसपास के क्षेत्र से बर्फ का एक विशाल ढेर जहाज से टकराया, जिससे वहां जोरदार आवाज हुई और एंड्योरेंस कई जगहों से टूट गया। जहाज के पिछले हिस्से में कई बड़े छेद हो गए। तब अर्नेस्ट शैकल्टन को सबसे कठिन निर्णय लेना पड़ा। उसने आदेश दिया, जहाज को खाली कर दो, क्योंकि उस डूबते जहाज पर अधिक देर तक रहना हमारी जान ले सकता है। इसके बाद जहाज से सभी आवश्यक वस्तुएं और 3 लाइफ बोट निकाल ली गयीं। शैकल्टन ने स्पष्ट आदेश दिया, प्रत्येक व्यक्ति केवल उतनी ही चीजें लेगा जितनी जीवित रहने के लिए आवश्यक हो और बाकी सब कुछ पीछे छोड़ना होगा। थोड़ी ही देर में 28 लोग बर्फ पर खड़े थे। उनके सामने चारों ओर फैला अंतहीन सन्नाटा था और उनके पीछे उनका जहाज एंड्योरेंस, जो अब धीरे धीरे बर्फ में डूब रहा था। समुद्र के बीच उस सुनसान बर्फीले मैदान में खड़े इन 28 लोगों के लिए दुनिया अचानक समाप्त हो गई थी और दूर दूर तक मदद की कोई उम्मीद नहीं थी। चारों ओर केवल बर्फ थी। हिल आइलैंड या रॉबर्टसन WHA स्टेशन। 30 अक्टूबर 1915 को शैकल्टन ने अपनी टीम को आगे बढ़ने का आदेश दिया, लेकिन स्थिति उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक कठिन थी। 3 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद भी वह मुश्किल से केवल 2 मील आगे बढ़ पाया। बर्फ पर लाइफ बोट, सामान और कुत्तों को खींचते हुए चलना बहुत मुश्किल था। यह लगभग असंभव था। शैकल्टन को थकान के कारण रुकने का फैसला करना पड़ा और उसने क्रू को एक मजबूत तैरती बर्फ पर शिविर बनाने को कहा। इसके बाद सभी ने मिलकर बर्फ के बड़े टुकड़ों पर एक शिविर बनाया, जिसका नाम रखा ओशन कैंप। वे डूबती हुई एंड्योरेंस से थोड़ी ही दूरी पर थे, इसलिए वे कभी कभी वहां से महत्वपूर्ण चीजें लाते थे। लेकिन 21 नवंबर 1915 को आखिरकार वह क्षण आ ही गया
जब एंड्योरेंस पूरी तरह से बर्फ के नीचे वेडेल सागर की गहराइयों में समा गया। यह भयानक दृश्य देखकर शैकलटन और उसके क्रू की आंखें भर आईं। वह जहाज जो उन्हें दुनिया के छोर तक लेकर आया था अब उनके सामने गायब हो चुका था। अब उनके पास केवल एक तैरती बर्फ की चादर का सहारा था जिस पर उनका शिविर बना था। शुरुआत में बर्फ के उस टुकड़े का बहाव इतना धीमा था कि उसका एहसास भी नहीं होता था, लेकिन नवंबर के अंत तक इसकी गति बढ़कर लगभग 11 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई। लेकिन फिर भी उन्हें किसी भूभाग तक पहुंचने में बहुत समय लगने वाला था। इसलिए दिसंबर के चौथे सप्ताह में यह निर्णय लिया गया कि वे अब पॉलेट द्वीप की ओर पैदल चलने की कोशिश करेंगे। 23 दिसंबर को ओशन कैंप को छोड़कर सभी पॉलेट द्वीप की ओर चलना शुरू करते हैं, लेकिन हालात बहुत कठिन थे। कड़ी मेहनत के बावजूद वे भारी सामान और 3 लाइफ बोट को बर्फ पर खींचते हुए केवल 12 किलोमीटर आगे बढ़ पाते हैं। अंत में उन्हें फिर से रुकना पड़ता है और एक और मजबूत सड़क पर चलना पड़ता है। सभी को एक और शिविर बनाना पड़ता है। इस बार वे इसे कहते हैं पेशेंस कैंप। लेकिन अब उनके सामने असली समस्या शुरू हो चुकी थी। भोजन के राशन तेजी से घट रहे थे। सभी को दिन भर में एक बिस्कुट, थोड़ी कोकोआ और कुछ हाई फैट मीट पेस्ट मिलता था। कभी कभी वे सील और पेंगुइन का शिकार करते थे, लेकिन ऐसा अक्सर नहीं हो पाता था। शरीर में इतना कम पानी था कि सभी लोग बेहद कमजोर हो गए थे और उनका गला इतना सूख गया था कि उन्हें खाना खाने में भी कठिनाई हो रही थी। उनका गला इतना सूख गया था कि उन्हें भोजन निगलना भी मुश्किल लगता था। इस बिंदु पर शैकलटन ने सभी को कच्चा सील मांस खाने का आदेश दिया ताकि भोजन को उनके रक्त में पहुंचाना आसान हो। स्थिति इतनी खराब हो गई कि उन्होंने अपने साथ लाए कुत्तों को मार डाला। कुत्ते का मांस अब उनके भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। जहाज छोड़े हुए उन्हें लगभग 6 महीने हो चुके थे और मार्च 1916 के अंत तक उनकी जान बच गई। क्रू के सदस्यों को कुछ पहाड़ दिखाई देने लगे, लेकिन सबसे बुरी बात यह थी कि वे पॉलेट द्वीप की विपरीत दिशा में बह गए थे। क्योंकि हवा की दिशा बदलती रहती थी, इसलिए बर्फ की चादर कहीं बह रही थी और कहीं और। प्रकृति हर पल उनकी परीक्षा ले रही थी। उन्हें उनकी मूल स्थिति में लौटने से रोकने के लिए शैकलटन को अपना लक्ष्य बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। पहले उसने सोचा शायद हम क्लेरेंस द्वीप तक पहुंच सकते हैं, फिर किंग जॉर्ज द्वीप तक पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन अंततः यह निर्णय लिया गया कि वह एलिफेंट द्वीप पर जाएगा। शैकलटन के अनुसार एलिफेंट द्वीप और किंग जॉर्ज द्वीप दुनिया में हैं। उनकी वर्तमान स्थिति लगभग 160 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में थी और बर्फ का टुकड़ा भी कई दिनों से लगातार उसी दिशा में बह रहा था। कुछ ही दिनों में यह दूरी घटकर केवल 50 किलोमीटर रह गई, लेकिन इस दौरान एक और खतरा पैदा हो गया। जिस बर्फ के टुकड़े पर उनका शिविर था वह तेजी से पतला होता जा रहा था और किसी भी समय टूट सकता था। कप्तान फ्रैंक वोर्सली 80 घंटे। कई लोग भूख और गंदे पानी से बीमार थे और आधे से अधिक लोग मानसिक रूप से टूट चुके थे। उनका साहस खत्म हो गया था, लेकिन सभी स्वस्थ लोग नावों को चलाते रहे। इस तरह लगातार 7 दिनों तक पैडल चलाने के बाद वे 16 अप्रैल 1916 को एलिफेंट द्वीप पहुंचते हैं। लगभग 1.5 साल बाद उनके पैरों के नीचे ठोस जमीन थी। द्वीप सुनसान था। यह ठंडा और बंजर था, जहां शायद ही कोई जहाज आता था, लेकिन फिर भी उस समय यह स्थान उनके लिए स्वर्ग से कम नहीं था। लेकिन सच्चाई यह थी कि यहाँ कई दिनों तक जीवित रहना लगभग असंभव था, क्योंकि इस द्वीप पर खाने के लिए लगभग कुछ भी नहीं था। एलिफेंट द्वीप के सबसे निकट की मानव बस्ती कम से कम 960 किलोमीटर दूर थी। दक्षिण अमेरिका के केप हॉर्न और फॉकलैंड द्वीप समूह इस दूरी पर थे, जबकि दक्षिण जॉर्जिया द्वीप, जहां से अभियान की मुख्य यात्रा शुरू हुई थी, लगभग 1300 किलोमीटर दूर था। केप हॉर्न और फॉकलैंड द्वीप समूह का रास्ता था
लेकिन वहां पहुंचने का एकमात्र रास्ता दुनिया के सबसे खतरनाक तटीय मार्गों में से एक ड्रेक्स पैसेज से होकर जाता था। यहाँ से गुजरना मौत के मुंह में जाने के बराबर था। यहाँ 12 मीटर ऊंची लहरें उठती हैं और 20,000 से अधिक नाविकों ने यहाँ अपनी जान गंवाई है। शैकल्टन ने फैसला किया कि वह दक्षिण जॉर्जिया द्वीप पर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन समस्या यह थी कि अधिकांश क्रू इतनी बुरी हालत में था कि उन्हें लाइफ बोट से इतनी दूर ले जाना बहुत जोखिम भरा था। इसलिए शैकल्टन ने फैसला किया कि वह केवल 6 लोगों की एक छोटी टीम के साथ दक्षिण जॉर्जिया द्वीप पर जाएगा और वहां से मदद लेकर एलिफेंट द्वीप पर अपने साथियों को बचाने के लिए वापस आएगा। इस तरह 22 लोग एलिफेंट द्वीप पर शिविर लगाने और शैकल्टन की प्रतीक्षा करने वाले थे। शैकल्टन ने वहां रहने की टीम की जिम्मेदारी फ्रैंक वाइल्ड को सौंपी, जो पहले उनके कई अभियानों में रह चुके थे। सभी तैयारियां पूरी करने के बाद 24 अप्रैल 1916 को शैकल्टन और उनके 5 साथी फ्रैंक वोर्सली, टॉम क्रीन, हैरी मैकनिश, जॉन विंसेंट और टिमोथी मैकार्थी एक छोटी लाइफ बोट पर सवार होते हैं और स्कोटिया सागर के रास्ते दक्षिण जॉर्जिया द्वीप के लिए रवाना होते हैं। योजना यह थी 4 घंटे नौकायन करेंगे और 4 घंटे आराम करेंगे, लेकिन समुद्र की लहरें इतनी खतरनाक थीं कि कई बार नाव में पानी घुस जाता था। अगले 16 दिनों तक वह लगातार समुद्र की विशाल और खतरनाक लहरों और तेज तूफानी हवाओं से जूझता रहा। कभी वे नाव से पानी निकालते, कभी उसमें जमी बर्फ हटाते। अंत में एक दिन उन्होंने दूर से दक्षिण जॉर्जिया द्वीप देखा। अब वे उससे केवल 5 किलोमीटर दूर थे। क्रू पूरी तरह से थक चुका था और उनमें चप्पू चलाने की भी ताकत नहीं थी, इसलिए उन्होंने चप्पू छोड़ दिए। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने सब कुछ खो दिया हो। मुझे नहीं पता कि आपने गौर किया, लेकिन इस खतरनाक यात्रा के 17 दिनों के बाद सर शैकल्टन और उनके 5 साथी आखिरकार दक्षिण जॉर्जिया के पश्चिमी तट पर पहुंचते हैं। किनारे पर पहुंचकर उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी और वे खुशी से एक दूसरे से गले मिले। उन्होंने सोचा हमारी सबसे बड़ी लड़ाई खत्म हो गई है, लेकिन जब उन्होंने अपनी सही स्थिति का एहसास किया तो खुशी एक पल में गायब हो गई। वे द्वीप के गलत तरफ पहुंच गए थे, जहां कोई मानव बस्ती नहीं थी। यहाँ मनुष्य विपरीत दिशा में रहते थे, जहां व्हेलिंग स्टेशन थे, लेकिन वहां पहुंचने के लिए उन्हें लगभग 40 किलोमीटर के बर्फीले पहाड़ों और हिमनदों को पार करना पड़ता। उस समय उनकी हालत ऐसी थी कि वे एक कदम भी नहीं चढ़ सकते थे, इसलिए उन्होंने कुछ देर आराम करने का फैसला किया। उन्होंने आसपास सील और अन्य समुद्री जीवों का शिकार किया ताकि कुछ ताकत वापस आ सके, क्योंकि वे कहानी की सबसे कठिन पैदल यात्रा की प्रतीक्षा कर रहे थे। दक्षिण जॉर्जिया द्वीप के पहाड़ इतने खतरनाक थे कि उन्हें पहले कभी किसी मनुष्य ने पैदल पार नहीं किया था, लेकिन शैकल्टन और उनके साथियों के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था। 9 दिनों के आराम के बाद भी हैरी मैकनिश, जॉन विंसेंट और टिमोथी मैकार्थी ठीक नहीं हो सके, इसलिए 19 मई 1916 को अर्नेस्ट शैकल्टन ने उन्हें वहीं छोड़ दिया और फ्रैंक वोर्सली और टॉम क्रीन के साथ हजारों फीट ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी कठिनाई यह थी कि वे सही रास्ता नहीं जानते थे, इसलिए जो भी पहाड़ उनके सामने दिखता वे उस पर चढ़ जाते। अगर कहीं गहरे गड्ढे होते तो कुछ सीधी चट्टानों की दीवारें रास्ता रोक देती। जब आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं होता तो वे नीचे उतरते और फिर किसी दूसरे पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करते। घंटों कोशिश करने के बाद भी वे सही दिशा नहीं ढूंढ पा रहे थे। लगभग 24 घंटों के बाद वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचने में सफल हो गए और दूर से स्ट्रोमनेस व्हेलिंग स्टेशन से आने वाली हवा की सीटी की आवाज सुनाई दी। यह पिछले 2 वर्षों में पहली बार था जब उन्होंने किसी मानवीय गतिविधि की आवाज सुनी थी। इससे उन्हें विश्वास हो गया कि वे सही दिशा में जा रहे हैं। कुछ और घंटों तक चलने के बाद तीनों दोपहर तक व्हेलिंग स्टेशन पहुंच गए। वे पूरी तरह से थक चुके थे
क्योंकि वे लगातार 36 घंटों से पहाड़ों से उतर रहे थे। यह वही द्वीप था जहां से उन्होंने 532 दिन पहले अंटार्कटिका के लिए प्रस्थान किया था और अब किस्मत उन्हें वापस वहां ले आई थी। लेकिन जब वे व्हेलिंग स्टेशन पहुंचे तो वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति उन्हें पहचान नहीं पाया। तीनों की दाढ़ी काफी बढ़ चुकी थी, उनके चेहरे काले पड़ गए थे और उनके कपड़े बुरी तरह फट गए थे। उसे देखकर व्हेलिंग स्टेशन के प्रबंधक ने आश्चर्य से पूछा, तुम लोग कौन हो? तब अर्नेस्ट शैकल्टन ने धीरे से उत्तर दिया, मेरा नाम शैकल्टन है। यह सुनकर सभी हैरान रह गए, क्योंकि अब तक दुनिया इस बात पर सहमत थी कि अर्नेस्ट शैकल्टन और उनकी पूरी टीम मर चुकी है। लेकिन आज उनमें से 3 उनके सामने जीवित खड़े थे। इसके बाद व्हेलिंग स्टेशन के प्रबंधक ने तुरंत तीनों को भोजन दिया, नए कपड़े दिए और सोने के लिए एक बिस्तर दिया, ताकि इतने लंबे समय बाद वे कुछ आराम कर सकें। हालांकि अर्नेस्ट शैकल्टन अपने 2 साथियों के साथ दक्षिण जॉर्जिया द्वीप पहुंच गया था, लेकिन व्हेलिंग स्टेशन के 22 क्रू सदस्यों के बारे में सोचकर उसका दिल बैठ गया और फिर वह एलिफेंट द्वीप पर फंस गया और अपने क्रू को बचाने के लिए प्रयास करने लगा। 23 मई 1916 को उसने अपना पहला बचाव प्रयास किया और एक व्हेलिंग नाव पर एलिफेंट द्वीप के लिए रवाना हुआ, लेकिन समुद्र में फैली समुद्री बर्फ ने रास्ता रोक दिया और उसे लौटना पड़ा। उसके बाद वह फॉकलैंड द्वीप समूह पहुंचा और दूसरे प्रयास की तैयारी करने लगा। 10 जून 1916 को दूसरा बचाव प्रयास किया गया, लेकिन इस बार बर्फ की दीवारों ने जहाज को आगे बढ़ने नहीं दिया। 12 जुलाई 1916 को दूसरा बचाव प्रयास किया गया, लेकिन इस बार समुद्री बर्फ ने जहाज को आगे बढ़ने नहीं दिया। दूसरी बार उन्होंने एम्बुलेंस नामक एक मोपेड को एलिफेंट द्वीप पर ले जाने की कोशिश की और एलिफेंट द्वीप तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी वह बुरी तरह विफल रहा। उसने अब तक कोशिश की थी, लेकिन ऐसा करने में विफल रहा। शैकल्टन उससे दूर जाने को तैयार नहीं था। इन लोगों को बचाने का रास्ता खोजते हुए उसने एक और अवसर की तलाश की। इस बार उसने चिली सरकार से मदद मांगी, जिसने उसे येल्चो नामक एक स्टीम तक दिया। 25 अगस्त 1916 को शैकल्टन चौथी बार एलिफेंट द्वीप के लिए रवाना हुआ। वहां फ्रैंक वाइल्ड ने एलिफेंट द्वीप पर अपने साथियों के लिए एक हॉस्टल बनाया था। उसने 2 उल्टी नावों और पत्थरों से एक छोटा सा आश्रय बनाया था। जब भी क्रू का मनोबल टूटने लगता, फ्रैंक वाइल्ड वही कहता, अपना बैकपैक तैयार करो दोस्तों, बॉस आज आ सकता है। लेकिन दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए, लेकिन उनका बॉस वापस नहीं लौटा। इस तरह उन्होंने एलिफेंट द्वीप पर 4 महीने बिता दिए थे और उन्हें विश्वास होने लगा था कि नाव रास्ते में डूब गई होगी और उनका बॉस कभी वापस नहीं आ पाएगा। निराश होकर उन्होंने एक लाइफ बोट लेकर एक द्वीप की ओर जाने का फैसला किया, लेकिन एलिफेंट द्वीप छोड़ने से ठीक पहले 30 अगस्त 1916 को उन्होंने अचानक दूर से एक जहाज देखा जो उनकी ओर आ रहा था। पहले तो किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद यह स्पष्ट हो गया कि वह जहाज उनके बॉस अर्नेस्ट शैकल्टन का था। कुछ ही घंटों में शैकल्टन अपने साथियों के बीच खड़ा था। वह यह देखकर दंग रह गया कि एक सुनसान और निर्जन द्वीप पर 128 दिनों के बाद भी उसके 22 साथी जीवित और स्वस्थ थे। खुशी के आंसुओं से सभी की आंखें भर आईं। कुछ एक दूसरे से गले मिल रहे थे तो कुछ अपने अनुभव साझा कर रहे थे। अर्नेस्ट शैकल्टन ने उसी दिन सभी को जहाज पर बिठा लिया और 3 सितंबर 1916 को वे सभी सुरक्षित रूप से चिली के पुंटा एरेनास पहुंच गए। बर्फ, तूफानों और ऊंचे समुद्रों से लगभग 2 साल तक लड़ने के बाद अभियान आखिरकार समाप्त हुआ। शैकल्टन ने 27 लोगों के साथ प्रस्थान किया और केवल 27 के साथ लौटा। लगभग 106 साल बाद 10,000 फीट नीचे जहाज एंड्योरेंस भी खोज लिया गया।
जिसका मलबा आज भी समुद्र में सुरक्षित है। 5 जनवरी 1922 को सर अर्नेस्ट शैकल्टन ने 47 वर्ष की आयु में दुनिया को अलविदा कह दिया। उसने अंटार्कटिका को पैदल पार करने के लिए प्रस्थान किया था, लेकिन अपना वास्तविक मिशन पूरा नहीं कर सका। फिर भी इतिहास में उसका नाम एक ऐसे नेता के रूप में दर्ज है जिसने असंभव परिस्थितियों में भी अपने हर साथी को जीवित वापस लाया। यही कारण है कि शैकल्टन की उत्तरजीविता कहानी आज भी जीवित है।